गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल उसकी बात करने वाले हैं और उसमें एक टॉपिक एज टू ऑडिट रिस्क। ये मैंने आपको रिकॉर्डिंग कवर अप करने के लिए दी थी। जल्दी से जवाब दो, कर ली? यदि कर ली है तो आज का लेक्चर आगे समझ आएगा, यदि नहीं की तो शायद से कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं आपको एक बार जो चीजें उस लेक्चर के अंदर जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें कवर अप की थी उसका एक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसकी हमारी डिस्कशन चल रही है दैट इज ऑडिट रिस्क। और इसमें हमने पहले ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज के बारे में डिस्कशन की थी दैट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन स्टेज ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर जो उसने प्लानिंग स्टेज के दौरान अपने ऑडिट प्लान में डिस्क्राइब किया था। तो ऑडिटर सबसे पहला प्रोसीजर परफॉर्म करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के अंदर ऑडिटर विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल so as to identify and assess the risk of material misstatement at financial statement level and at the assertion level for each class of transaction, account balance and disclosure. वंस जब ऑडिटर ने आरएपी परफॉर्म कर लिया और ऑडिटर ने अपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया, बेस्ड ऑन दैट ऑडिटर एक स्टेप आगे बढ़ेगा एंड नाउ ऑडिटर विल परफॉर्म द रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। और रिस्पॉन्सेस कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल आल्सो नोन एज द कंप्लायंस प्रोसीजर, जिसके अंदर ऑडिटर इवेलुएट करेगा एज टू द एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, वेदर इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट, वेदर इट इज इफेक्टिव, वेदर इट इज कंटिन्यूड थ्रू आउट द पीरियड जिसके लिए ऑडिटर ऑडिट कर रहा है। आफ्टर evaluating the effectiveness of internal control, auditor will perform in detail the substantive procedure. Substantive procedure comprises of test of detail and substantive analytical procedure. In procedures के through auditor will examine the accounting data whether accounting data is accurate, completely recorded and valid. तो ये हमारे प्रोसीजर हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करता है और इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ हिज कंक्लूजन एंड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। राइट? देयरआफ्टर फिर हमने ऑडिट रिस्क स्टार्ट किया था दैट इज risk of expressing inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated. Audit risk दो फंक्शन है, पहला risk of material misstatement and second detection risk, ROMM। उसके आगे दो कंपोनेंट हैं, एक इनहेरेंट, दूसरा कंट्रोल। इनहेरेंट रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर या किसी ट्रांजैक्शन में, अकाउंट बैलेंस में, प्रेजेंटेशन में मिस स्टेटमेंट का रिस्क व्हेन रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल जो होने चाहिए थे वो एग्जिस्ट नहीं करें तो क्या होगा? कंट्रोल रिस्क व्हेन कंट्रोल्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट दे फेल्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस। और तीसरा रिस्क डिटेक्शन रिस्क, रिस्क की ऑडिटर के प्रोसीजर्स may be ineffective to identify the material misstatement। तो हमने ROMM एंड डिटेक्शन रिस्क इन सब की डिस्कशन कर ली थी। फिर इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनको कैसे असेस किया जाता है, क्या इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क इन दोनों को कंबाइंड में असेस करना होगा, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को,
या इनको सेपरेटली भी असेस किया जा सकता है? बताइए, क्या इन रिस्क को सेपरेटली असेस किया जा सकता है? इनहेरेंट एंड कंट्रोल को दोनों ही इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है, दोनों ही मैनेजमेंट के एरिया में फॉल करते हैं। तो इनहेरेंट एंड कंट्रोल को हम जनरली कंबाइंड असेस करते हैं एज द ROMM। ROMM के नाम से कंबाइंड असेसमेंट होती है दोनों की। करना चाहें तो आप अलग अलग भी असेस कर सकते हैं, बट जनरली एक कंबाइंड असेसमेंट की जाती है। नाउ इसी के ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूं। चलिए कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट रिस्क। कंप्यूट overall audit risk assuming the following. Chances exist that 40% of the services provided by the client would not be recorded properly as related controls do not exist. Management assures the auditor that internal controls can prevent such inadequacies by 75%. Audit procedures performed by auditor gives satisfaction as to the detection of fraud and error to the extent of 60%. अब आपको निकालना है इसमें एक ओवरऑल ऑडिट रिस्क। ओवरऑल ऑडिट रिस्क कितना है इस सिचुएशन के अंदर? तीन तरह के रिस्क हैं हमारे, एक इनहेरेंट और दूसरा कंट्रोल और तीसरा डिटेक्शन। बताइए, चांसेस, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, यदि एज्यूम करते हैं कि कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एज्यूमिंग दैट रिलेटेड कंट्रोल डू नॉट एग्जिस्ट, 40% ऑफ द ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली। ये कौन सा रिस्क हो गया बताइए?
assuming that related internal control do not exist, inadequacy के चांसेस कितने हैं? 40%। कौन सा रिस्क हुआ ये? करेक्ट, इट इज इनहेरेंट रिस्क। मैनेजमेंट ने कहा ऑडिटर को कि हम कंट्रोल्स एक्सरसाइज करेंगे और इन कमियों को 75% तक कम कर देंगे। We will be able to reduce such inadequacies by 75%। तो रिस्क कितना बचा? 75% तक का तो मैनेजमेंट एश्योरेंस दे रही है, बच गया कितना? 25%। तो 25% क्या आ गया? कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क। ऑडिटर का ऑडिट प्रोसीजर एक सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि ये प्रोसीजर के थ्रू ऑडिटर विल बी एबल टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। तो इसका मतलब डिटेक्शन रिस्क कितना हुआ? राइट, डिटेक्शन रिस्क हो गया 40% का। तो अब इसका क्या आंसर बनेगा? सॉल्यूशन। इनहेरेंट रिस्क 40%, कंट्रोल रिस्क 25%। 75% तक की करेक्शन पॉसिबल है। डिटेक्शन रिस्क अगेन 40%। तो ROMM ये कितना हो गया? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क दैट इज इक्वल टू 40% का 25% इक्वल टू 10%। व्हाट इज ओवरऑल ऑडिट रिस्क? ROMM multiply by detection risk 10% into 40%, 4%। तो ऑडिटर का ओवरऑल ऑडिट रिस्क कितना है? दैट इज 4%। यह एक बार सीए फाइनल में आया था ऐसा क्वेश्चन, तो नोट कर लो, मैं इसको दोबारा समझाता हूं आपको। बड़ा सिंपल है वैसे तो। हमारे 3 तरह के रिस्क होते हैं। एक इनहेरेंट रिस्क, एज्यूमिंग दैट कि जो कंट्रोल होने चाहिए यदि वो कंट्रोल एग्जिस्ट ना करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट के कितने चांसेस हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि देयर आर चांसेस कि 40% ऑफ द ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली। 40% गलती के चांस है, तो गलती के चांस है 40%, तो इनहेरेंट रिस्क कितना हो गया? 40%। देयर आफ्टर मैनेजमेंट ने कहा हम इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे, एंड वी विल बी एबल टू रिड्यूस सच इनएडिक्वेसी, जो ये रॉन्ग रिकॉर्डिंग है 75% तक रोक लेंगे। तो इसका मतलब कितना अभी भी गलती के चांस हैं? कंट्रोल होने के बावजूद 25% चांसेस आर स्टिल देयर, दैट इज कंट्रोल रिस्क। फिर ऑडिटर का कहना है कि मैं जो अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं, मैं जो सैंपलिंग करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल बी एबल टू डिटेक्ट 60% ऑफ द फ्रॉड एंड एरर। तो इसका मतलब ऑडिटर के प्रोसीजर्स में भी देयर आर चांसेस कि 40% की मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो डिटेक्शन रिस्क कितना आ गया? 40% का आ गया। तो बेस्ड ऑन दैट क्या हम अपना ऑडिट का ओवरऑल रिस्क निकाल सकते हैं? कितना होगा? जैसे मान लो 10 ट्रांजैक्शंस हैं, 100 ट्रांजैक्शंस हैं,
100 ट्रांजैक्शंस में से 40 के गलत होने के चांसेस हैं, 60 के सही होने के चांसेस हैं। मैनेजमेंट ने किया इंटरनल कंट्रोल अप्लाई। इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करते ही इस 40 को बांट दिया गया 75% एंड 25%। 75% की करेक्शन हो जाएगी 30, 25% की करेक्शन नहीं हो पाएगी 10। तो 10 में अभी भी मिस स्टेटमेंट के चांसेस हैं, कंट्रोल भी नहीं रोक पाएगा। ओके, अब ऑडिटर यदि अपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा तो इस 10 को भी वो दो पार्ट में बांट देगा। 6 ट्रांजैक्शंस की गलतियों को तो वो फाइंड आउट कर लेगा, 4 की गलतियों को वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सैंपलिंग के बेसिस पर काम कर रहा है। तो एक तरीके से 100 में से कितनी ट्रांजैक्शन की कितनी मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई ना कर पाने का रिस्क है? आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 रिस्क एग्जिस्ट करता है कितनी ट्रांजैक्शंस में? ओनली इन 4 ट्रांजैक्शंस। हां जी, क्लियर है? तो 4% का ओवरऑल ऑडिट रिस्क अराइज हो रहा है। दिस इज द असेसमेंट ऑफ रिस्क, ऑडिट रिस्क। हाउ टू आइडेंटिफाई विच रिस्क इज इन्वॉल्व? डिपेंड करता है ना हमारी वर्किंग के ऊपर। इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, उसके लिए कौन से प्रोसीजर करूंगा? आरएपी, टीओसी। कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चल जाएगा। मेरी सैंपलिंग का साइज क्या है, उसके बेस पर डिटेक्शन रिस्क पता चल जाएगा। बोलो, निकाल पाओगे इस रिस्क को? जब आप आरएपी परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लोगे, इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करोगे, अपने ऑडिट के टेस्टिंग के सैंपल साइज को फिक्स करोगे, तो क्या उसके बेसिस पर यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी? जब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, आप डिटरमिन तो करते हैं ना व्हाट शुड बी द सैंपल साइज, किन एरिया में आप चेकिंग करेंगे, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। राइट पवन, हो जाएगा? विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच रिस्क? चलिए नेक्स्ट, अब आपने ऑडिट रिस्क को समझ लिया कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, कितनी तरह का होता है। तो अब यही बात आ गई कि ऑडिटर को अब इन रिस्क को करना है आइडेंटिफाई। क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है, और यदि करता है तो वो कितना है? करें अब उस मुद्दे पर चर्चा। तो अब हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड to obtain understanding of entity, its environment, including internal control। किस लिए? so as to identify and assess
रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितने लेवल पर? 2 लेवल के ऊपर। एक ओवरऑल लेवल दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और दूसरा होता है assertion level for particular transactions account balances and disclosures। तो जो क्वेश्चन मेरे पास आया था अभी कि ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे असेस करेगा रिस्क कितना है, कहां पर है, कंट्रोल है, इनहेरेंट है, तो उसके लिए ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा एंटिटी की, इसके एनवायरमेंट की, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, और देखेगा क्या रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर है या रिस्क असर्शन लेवल पर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइएगा कि ये जो रिस्क है ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का या अकाउंट बैलेंस का या डिस्क्लोजर का रिस्क है। हमने कंपनी के बारे में जानकारी हासिल की, इसके एनवायरमेंट के बारे में जानकारी हासिल की, इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी हासिल की। इंटरनल कंट्रोल परचेजेस का जो हमने चेक किया बहुत बहुत वीक है, बहुत वीक है, कंट्रोल है ही नहीं। मान लीजिए जो सामान चाहिए होता है, जिसकी मर्जी होती है वही खरीद लाता है। स्टोर मैनेजर खरीद लाता है, कभी परचेज मैनेजर खरीद लेता है, कभी अकाउंट्स मैनेजर खरीद देता है, कभी जनरल मैनेजर सामान खरीद देता है। कंपनी की परचेजेस टोटल एक्सपेंडिचर के, कंपनी की परचेजेस टोटल एक्सपेंडिचर के अराउंड 90% की वेटेज रखता है। 100 रुपए का खर्चा कंपनी में हो रहा है तो 90 रुपए की तो परचेज होती है, और उसमें कंट्रोल है ही नहीं। बताइए क्या कोई रिस्क है? क्या कोई रिस्क है इनहेरेंट या कंट्रोल रिस्क किसी तरह का? यस, रिस्क है। ये असर्शन लेवल का रिस्क होगा या पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है? 90% ऑफ द एक्सपेंडिचर परचेजेस का होता है। 1-2% की बात नहीं कर रहा कशिश में, 1-2% की बात नहीं कर रहा, 90% की बात कर रहा हूं। राइट यश, ये रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है, ओवरऑल लेवल का रिस्क है, असर्शन लेवल का नहीं है। देन यू आइडेंटिफाई, कंपनी ने कुछ रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस की हैं, उनको कोई सामान बेचा है और वो जो सामान बेचा है वो लगभग टोटल सेल का 3% है। उसमें आपको एरर के चांसेस नजर आ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन गलत इवेलुएट की गई है, गलत मेजर की गई है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेल 3% है टोटल सेल का। ये रिस्क असर्शन लेवल का होगा या पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क होगा? ये रिस्क असर्शन लेवल का होगा, इसको हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क नहीं मान सकते। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं दोनों असेसमेंट की। असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट at overall financial statement level. It refers to risk of material misstatement that relate pervasively to the financial statement as a whole
एंड मे अफेक्ट मैनी असर्शंस। तो यदि रिस्क है जो परवेसिव इफेक्ट रखता है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि परचेजेस टोटल एक्सपेंडिचर के 90% को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर गहरा प्रभाव है या नहीं। या कोई 2-3% की ट्रांजैक्शन, वो तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता ना। कई बार एक सिंगल ट्रांजैक्शन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे हमारी पॉलिटिक्स में भी ऐसी कुछ आइडेंटिटीज है, पर्सन्स है, जो एक पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे बीजेपी के अंदर एक पर्सन का नाम ही काफी है पूरी बीजेपी के लिए। इज इट? क्या एक सिंगल पर्सन का परवेसिव इफेक्ट है या नहीं है? एक सिंगल पर्सन का, यस, एक सिंगल पर्सन का इतना मेजर इफेक्ट है कि उनके नाम पर स्टेट के इलेक्शन भी लड़ लिए जाते हैं और एमसीडी के इलेक्शन भी, म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन भी लड़ लिए जाते हैं। दैट इज परवेसिव इफेक्ट। तो जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे, अब मान लो कंपनी में इन्वेंट्री, मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट की इन्वेंट्री टोटल असेट का 70% है। तो क्या ये अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है या नहीं है? ये एक तरीके से पूरी बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट कर रही है। 70% की एक अकेली फिगर इन्वेंट्री की है, तो उसका इफेक्ट क्या है? परवेसिव इफेक्ट है, परवेसिव इफेक्ट। कुछ चीजें होती हैं जो असर्शन लेवल के ऊपर चलती है। मैं आपको पहले तो असर्शन का मीनिंग बताता हूं, ये असर्शन होती क्या है। assertions representations used by management in preparation and presentation of financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त जो चीजें मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, दैट रिप्रेजेंटेशन मे बी implicit और explicit। explicit जिसको क्लियरली बोला जाता है, implicit implied है। यदि बैलेंस शीट में कंपनी ने लिखा 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या मतलब है? अलग बताने की जरूरत है, हाँ हमने 5 करोड़ रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे, या इंप्लाइड है आपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में लिख दिया तो आपके पास 5 करोड़ के शेयर्स हैं, यू आर द ओनर ऑफ 5 करोड़ शेयर्स ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, दैट इज व्हाट इम्प्लिसिट। कुछ चीजें होती हैं जिनको एक्सप्लिसिटली बोला जाता है, मैनेजमेंट बोलती है कि जैसे ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म मोटिव के साथ खरीदी गई हैं। इन्वेस्टमेंट्स की डिस्क्लोजर में लिखा गया कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट की है इन द शेयर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो मैनेजमेंट जो चीजें बता रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त, उनको प्रेजेंट करते वक्त, एग्जाम्पल्स, बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स और लायबिलिटीज लिखे गए, उसका मतलब ये असेट और लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ऑनरशिप, जिन असेट्स को लिखा गया है बैलेंस शीट में, इट मींस
कंपनी इज ओनर ऑफ दीज असेट्स, completeness, all transactions are completely recorded, measurement, whenever a transaction occur, it is measured appropriately and recorded in the books of account with the appropriate measured amount. Valuation, year end पर assets and liabilities they are properly valued in compliance with the accounting standards. Cut off, transactions of one accounting period are separated from transactions of another accounting period. Presentation, disclosure, rights, obligations, बहुत सारी असर्शंस हैं जिनको आगे जाकर जब हम ऑडिट एविडेंस का टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में वहां पर आएंगी ये असर्शंस. जब ऑडिटर ऐसे रिस्क को रेफर करता है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर परवेसिव इफेक्ट है और जो बहुत सारी असर्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज असर्शन लेवल नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल कहा जाएगा, ओवरऑल लेवल कहा जाएगा. अब नंबर 2 पर assessing risk of material misstatement at assertion level. It refers to risk of material misstatement for particular class of transactions. Account balances or the disclosures. जैसे किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की ट्रांजैक्शंस में, डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन में, इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन में, जो अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है बट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा कोई मेजर नहीं है. अकाउंट बैलेंस, जो ईयर एंड पर असेट्स और लायबिलिटीज का कोई भी बैलेंस है. से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट पूरी बैलेंस शीट में 4% की है तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है. बट यदि यही इन्वेस्टमेंट पूरी बैलेंस शीट में 70-80% की हो जाती तो इसको मैं ओवरऑल लेवल के ऊपर ले जाता. नोट, assessing the risk at assertion level assist the auditor to determine nature, timing, extent of audit procedures to be applied at assertion level. So, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क, किस ट्रांजैक्शन में रिस्क है, किस तरह का रिस्क है, ऑडिटर अपने नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटरमिन करेगा. तो पहले तो मैंने आपके साथ ROMM के 2 लेवल की बात की है. एक
जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है, दूसरा वो जो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, अकाउंट बैलेंस को या किसी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को इफेक्ट करता है। मान लीजिए इन्वेंट्री उसकी क्लासिफिकेशन गलत है या उसके जो डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3 है वो नहीं दिए गए। डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3 आर नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर। तो बताओ ये रिस्क असर्शन लेवल का है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है? और इन्वेंट्री टोटल असेट का 6% है, 5 जमा 1 6% है। इन्वेंट्री कॉन्स्टिट्यूट 6% ऑफ द टोटल असेट्स एंड उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसके जो डिस्क्लोजर है वो एज पर शेड्यूल 3 नहीं दे रखे। राइट यश, ये असर्शन लेवल का रिस्क है। राइट कशिश, असर्शन लेवल। तो चलिए आगे बढ़े। अब steps to be taken to identify and assess risk of material misstatement, that is risk assessment process. Step 1, identify the risk throughout the process of obtaining understanding. आप कंपनी के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में, उसकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, उसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारियां हासिल कर रहे हो। क्या ऐसी जानकारियों को, अंडरस्टैंडिंग को लेते वक्त ही देयर आर चांसेस कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लोगे? यस, देयर आर चांसेस। एग्जाम्पल ऑडिटर identified the related party transactions that occurs outside ordinary course of business. बताइए। हाँ जी पवन, अब आप बताओ, आपका क्वेश्चन था उसी के कारण मैं ये एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। अब आपको क्या लग रहा है? देयर आर रिस्क इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। कंपनी ने अपने रूटीन ऑर्डिनरी कोर्स से बाहर जाकर कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की हैं। से फॉर एग्जांपल, कंपनी क्रेडिट पर कभी सामान नहीं बेचती, बट ड्यूरिंग द ईयर आपने फाइंड आउट किया कंपनी ने क्रेडिट के ऊपर गुड सेल किए हैं रिलेटेड पार्टीज को। बताइए क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है? क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है? यस,
ऑर्डिनरी कोर्स से बाहर आप किसी को क्रेडिट पर नहीं बेचते, आपने ड्यूरिंग द ईयर पहली बार रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट पर सामान बेचा। तो वी आइडेंटिफाई द रिस्क। नाउ अब आप करते हैं स्टेप नंबर 2 की। assess identified risk and evaluate whether it has pervasive effect. Example: such transactions are limited with very small amount. बताइए जी, असेस करिए रिस्क कितना है, ज्यादा है या कम है? रिस्क ज्यादा है या कम है? लो रिस्क, लो रिस्क। Such transactions are significant with high values. ऐसी ट्रांजैक्शन बड़ी सारी की गई और वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो बताइए रिस्क लो है या हाई है? ऑफ कोर्स हाई रिस्क इज देयर। और डिटरमिन करिए क्या इसका परवेसिव इफेक्ट है। पहले तो आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया कि रिस्क ज्यादा है या कम है। यदि ये हाई वैल्यू है, दैट इज अप्रोक्स 10% of total sales. Approx 70% of total sales. दोनों में से किसमें परवेसिव इफेक्ट आएगा? 10% पर आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन मान लोगे या 70% पर पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन मानोगे? 10 पर या 70 पर? परवेसिव इफेक्ट किस पर है? 70% पर। यहां पर ये असर्शन लेवल है और यहां पर परवेसिव लेवल है। असर्शन लेवल एंड परवेसिव लेवल। क्लियर है? चलो आगे बढ़े फिर। स्टेप नंबर 3, relate the identified risk to what can go wrong at assertion level। क्या गलती होने के चांसेस हैं? ओवर और
understatement of फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, ज्यादा या कम, ईयर एंड पर रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट ईयर एंड। साल के आखिर में ट्रेड रिसीवेबल सेल किया है, पैसा आना है, देन वो गलत वैल्यूड हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम सेल्स ज्यादा या कम, ओवर या अंडर स्टेटेड हो सकती है। स्टेप नंबर 4, consider the likelihood of misstatements and whether it is material। गलती होने के आसार कितने हैं? It depends upon existence and effectiveness of internal control and management biasness। Effective control with no management biasness। दूसरी सिचुएशन, ineffective control with management biasness। बताइए जी, कौन से केस में मिस स्टेटमेंट के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है? कौन से केस में मिस स्टेटमेंट के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, ए में या बी में? जवाब आ गया सर, बी के अंदर जाता है। लेस चांसेस, मोर चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो अब बताओ, क्या आप अपने ऑडिट रिस्क को इंटरनल कंट्रोल के रिलेशन में विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड असेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट? बताइए जी। यस, तो मैंने आपको ये स्टेप्स भी लिखवा दिए along with examples। अच्छा, इसका क्वेश्चन भी देखिए, इसके क्वेश्चन भी आए हुए होंगे कुछ। ये रहा, for the purpose of assessing the risk of material misstatement,
Auditor shall identify the risk throughout the process of obtaining an understanding of the entity, explain in detail with other relevant point. तो ऑडिटर को अपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है एंड असेस करना है एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड नंबर 2 assertion level for class of transaction account balances and the disclosure. For this purpose, auditor shall identify the risk throughout the process of obtaining the understanding, assess the identified risk and evaluate whether they relate more pervasively, relate the identified risk to what can go wrong at assertion level, consider the likelihood of misstatements. चार चीजें। चलिए, यहां तक बताइए कोई डाउट किसी भी तरह का, एनी डाउट? नो डाउट। चलो, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर। लास्ट टॉपिक ऑफ ऑडिट रिस्क। हमारे इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज अबाउट द ऑडिट रिस्क। ये टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं। ऑडिट रिस्क की हम बात कर रहे हैं, तो आज हम ऑडिट रिस्क को खत्म कर देंगे और ऑडिट रिस्क का लास्ट टॉपिक मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूं, एंड दैट टॉपिक इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। SA 315, ये सारी चीजें जो डिस्कस की हैं 315 की हैं, और 315 का नाम याद रखना है, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू understanding the entity and its environment, defines the term risk assessment procedures as audit procedures performed to obtain an understanding of entity, its environment, including internal control, to identify and assess risk of material misstatement whether caused due to fraud or error at financial statement level
एंड असर्शन लेवल। ये टॉपिक या ये डेफिनेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? वो प्रोसीजर जिनके थ्रू ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहा है किसकी? एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की एंड इंटरनल कंट्रोल की। Audit procedures performed to obtain an understanding of the entity, its environment, including internal control. किस लिए? To identify and assess risk of material misstatement, whether caused due to fraud or error at the financial statement level and assertion level. दो लेवल के ऊपर। तो ये है ऑडिट प्रोसीजर की एक टाइप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। नाउ अब इसमें कौन से प्रोसीजर्स हैं जो जनरली ऑडिटर परफॉर्म करता है, या टेक्निक्स जो इन प्रोसीजर के दौरान ऑडिटर के द्वारा यूज की जाती है। हाउ यू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। सोचिए, यदि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट दी जाती है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में कैसे जानकारी हासिल करेंगे? बताइए, हाउ यू विल बी एबल टू ऑब्टेन दैट अंडरस्टैंडिंग? यश का जवाब आया सबसे पहले, सर मैनेजर से बात होगी। ओके, तो इसका मतलब हम मैनेजर से कैसे ये जानकारी लेंगे? कोई वर्ड बताओ। उनके साथ चाय पे चर्चा की जाएगी, तो चाय पे चर्चा एक प्रोसीजर हो गया हमारा। उनके साथ एक फॉर्मल लंच या डिनर किया जाएगा। बताइए हाउ। एक टेक्निकल वर्ड चाहिए मेरे को जो मैं यूज कर सकूं, और मैंने पहले भी बताए हैं ये वर्ड आपको। बाय टॉकिंग टू एक्सटर्नल, बिल्कुल सही कहा। मैंने प्रोसीजर कराए हैं क्या आपको कभी पहले? ओवरव्यू तो दिया था मैंने आपको। आ गया। जब हमने सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ऑडिट प्रोग्राम का, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था RAP के लिए क्या तरीके हैं। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो यदि मुझे मैनेजमेंट से कुछ पूछना है, मुझे एम्प्लॉय से कुछ पूछना है, मुझे गवर्निंग बॉडी से कुछ पूछना है, मुझे डायरेक्टर से कोई बातचीत करनी है, तो वो किस वर्ड में आएगा? इंक्वायरी में, इंस्पेक्शन में, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। इंक्वायरी, तो मैं इंक्वायरी करूंगा किससे? मैनेजमेंट से, इंटरनल ऑडिटर से, मार्केटिंग पर्सन से, वो पर्सन जो रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को गवर्न कर रहे हैं उनसे, जो पर्सन IT एक्सपर्ट्स हैं उनसे, जो पर्सन लीगल काउंसिल हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनसे। तो आई विल कंडक्ट वेरियस इंक्वायरीज। तो क्या हम डिफरेंट इंक्वायरीज के थ्रू वी विल बी एबल टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग? इंटरनल ऑडिटर से, मैनेजमेंट से, जो पर्सन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहा है उनसे, सेल्स पर्सन से, मार्केटिंग पर्सन से, IT पर्सोनल से, इन सब से करिए इंक्वायरी। चलिए, इसके अलावा मैं कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहा हूं कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज को जानने के लिए। मैं कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैनुअल डिस्कस कर रहा हूं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। कंपनी का अकाउंटिंग मैनुअल पढ़ रहा हूं कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज को जानने के लिए। बताइए मैं कौन सा प्रोसीजर कर रहा हूं? मैं रिकॉर्ड को एग्जामिन कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड्स देख रहा हूं, रिकॉर्ड्स को देख रहा हूं मैं। अब मैं इंक्वायरी नहीं कर रहा। नाउ आई एम कंडक्टिंग
इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कर रहा हूं मैं कंपनी का प्लांट विजिट कर रहा हूं, मैं कंपनी का वेयर हाउस विजिट कर रहा हूं, दैट इज इंस्पेक्शन। कहते हैं ना, अरे इंस्पेक्शन टीम आ गई। देन फिर मैंने एक एग्जांपल बहुत बार दिया है, वही फिर उठा रहा हूं। जस्ट जीपी रेशो का कंपेयर किया, जीपी रेशो का कंपैरिजन किया मैंने, करंट रेशो का कंपैरिजन किया, रिटर्न ऑन इक्विटी का कंपैरिजन किया, लिक्विडिटी रेशो का कंपैरिजन किया, इन्वेंट्री टर्नओवर निकाली, एसेट टर्नओवर निकाली, लिक्विडिटी रेशोज निकाली, और उसके बेस पर मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो ये आरएपी की कौन सी टाइप हुई? ये हुई एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूं। तो आरएपी को परफॉर्म करने के लिए जो वेरियस मेथड्स, टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, दे आर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। Audit procedures required to be performed for this purpose include the following. Number 1, inquiries of management and others within the entity. Analytical procedures, inspection of records and observation of business operations. अब मैं ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, इनकी डिटेल लर्निंग प्लस नोटिंग, ये मैं आपको करा रहा हूं बुक से, और आपको इन तीनों ही प्रोसीजर्स को याद करना है। डिटेल में सारी डिस्कस कर रहा हूं अभी आपके साथ बुक से, आपको इनको याद करना है और याद करके लिखना है। चलिए करते हैं एक एक टॉपिक से शुरू। कंपोनेंट्स ऑफ आरएपी। पहला कंपोनेंट इंक्वायरी। आप किस किस पर्सन से इंक्वायरी कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं। इंक्वायरी आप करेंगे इंटरनल ऑडिटर से, इंक्वायरी आप करेंगे उन एम्प्लॉय से जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की इनिशिएशन, प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग में एंगेज्ड हैं। अकाउंटिंग इंक्वायरी आप करेंगे इन हाउस लीगल काउंसिल से, इंक्वायरी आप करेंगे मार्केटिंग और सेल्स पर्सोनल से, इंक्वायरी आप करेंगे उन पर्सन से जो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्वायरी आप करेंगे उन पर्सन से जो आईटी सिस्टम्स को रेगुलेट कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला काम आपका क्या हुआ? आपको 6 नाम याद रखने हैं जिनसे आप इंक्वायरी करने वाले हैं। नंबर 1, इंटरनल ऑडिट पर्सोनल।
नंबर 2, एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, इंक्वायरीज फ्रॉम इन हाउस लीगल काउंसिल, इंक्वायरी फ्रॉम मार्केटिंग और सेल्स पर्सोनल, इंक्वायरी फ्रॉम द पर्सन engaged in risk management activities, inquiries directed towards information system personnel. तो ये 6% से आपको करनी है इंक्वायरी। इंक्वायरी करेंगे किस चीज की? इंटरनल ऑडिट पर्सन से जो इंक्वायरी करेंगे, with that inquiry you will be able to obtain the information relating to design and effectiveness of entity internal control system. So inquiries directed towards the internal audit personnel may provide the information about internal audit procedures performed relating to design and effectiveness of entity internal control. जो पर्सन engaged हैं in initiation, recording, processing of transaction, उनसे आप इंक्वायरी करके रिव्यू कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो एज टू appropriateness of selection and application of accounting policies. इन हाउस लीगल काउंसिल से आप क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं? उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एज टू लिटिगेशन, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, नॉलेज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। इंक्वायरी फ्रॉम मार्केटिंग और सेल्स पर्सोनल इंफॉर्मेशन आपको देगा एज टू चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स ट्रेंड, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट विद कस्टमर्स। इंक्वायरी आप कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सन एंगेज इन रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एज टू ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क रिलेटेड विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंक्वायरीज दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सोनल, वो इंफॉर्मेशन आपको देगा एज टू सिस्टम चेंजेस, सिस्टम फेलियर्स एंड इंफॉर्मेशन एज टू सिस्टम रिलेटेड रिस्क। इसको तो कराते कराते मुझे ऐसे लगा कि ये टॉपिक तो मैं ही लिखवा दूं, थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। आसानी इन द सेंस कि इसको आसान बनाया जा सकता है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसको बनाने में। मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको लिखवा देता हूं। इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रेगुलेटरी रिस्क क्या होते हैं? रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन। जैसे लिस्टेड कंपनी है, उसने सेबी रेगुलेशंस का कंप्लायंस नहीं किया, तो सेबी उसके ऊपर फाइन लगा सकती है, रेगुलेटरी रिस्क। सेबी उनकी लिस्टिंग को कैंसिल करा सकती है, रेगुलेटरी रिस्क। पेनल्टी लग सकती है, रेगुलेटरी रिस्क। कुछ पीरियड के लिए ट्रेडिंग रोक सकती है, रेगुलेटरी रिस्क। तो रिस्क दैट अराइज ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द एप्लीकेबल रेगुलेशंस। इंक्वायरी directed towards internal audit personnel. Inquiry directed towards employees involved in initiating, processing
और रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स और unusual transactions. Number 3. Inquiries directed towards in-house legal counsel. Inquiries directed to marketing or sales personnel. Risk management function. Information system personnel. Information obtained with respect to internal audit procedures relating to design and effectiveness of internal control. Information obtained with respect to evaluating appropriateness of selection and application of accounting policies. Information obtained with respect to litigations compliance with laws or laws and regulations knowledge of fraud etc. मार्केटिंग और सेल्स पर्सोनल से चेंजेस इन marketing strategies, sales trends, contractual arrangement with customers. Operational and regulatory risk. System changes, system failures, and other system related risk. And other system related risk.
हाँ जी, हो गया थोड़ा सा आसान याद करने के लिए। किन किन पर्सन से इंक्वायरी करनी है? इंटरनल ऑडिट पर्सोनल, employees involved in initiating, processing or recording complex or unusual transactions, in-house legal counsel, marketing or sales personnel, risk management function and information system personnel। किन किन मैटर्स की इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं इन इंक्वायरी से? क्या बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ऑडिटर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिस्क, कहां रिस्क एग्जिस्ट करता है। अकाउंटिंग पॉलिसी सही सिलेक्ट है, ओके, गलत सिलेक्ट है, रिस्क एग्जिस्ट करता है। लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस हुई, ठीक है, नहीं हुई, रिस्क एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दैट इज इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर पर्संस विद इन द एंटिटी। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। ये रहा, एमटीपी सितंबर 22 में आया है, आरटीपी नवंबर 20 में आया है। आरएपी shall include inquiries of management and others within the entity who in the auditor judgment may have information that is likely to assist in identifying the risk of material misstatement, explain giving at least 3 एग्जाम्पल। मैंने आपको 6 लिखवा दिए हैं, एग्जाम में वैसे ये 3 या 4 नंबर का ही आएगा, तो ध्यान दीजिएगा जितने नंबर का क्वेश्चन आए, 3 का आए तो 3 पॉइंट, 4 का आए तो 4 पॉइंट देने हैं, 4 पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या है आरएपी का? हमारा दूसरा कंपोनेंट आरएपी का है, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। Analytical procedures may identify the aspects of the entity of which the auditor was unaware and may assist in assessing the ROMM so that appropriate responses may be designed and implemented। तो कई बार क्या होता है, by performing the analytical procedure, auditor will acquire certain information with which he was unaware of based upon trend analysis, based upon ratio analysis, based upon comparison of financial item with industry average, with past figures, with budgeted data, auditor will be able to identify certain inconsistency। इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है, पूरा हमारे सिलेबस में भी है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसको, दैट इज SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सो by performing the analytical procedure, auditor will be able to identify the aspects of the entity with which auditor was unaware of, and such information help the auditor in assessing the ROMM so that he may be able to design and implement appropriate responses to the assessed risk। Analytical procedure may include both financial and non-financial information। फाइनेंशियल, जैसे आपने ट्रेंड चेक किया सेल्स का। नॉन फाइनेंशियल, आपने रॉ मटेरियल की कंजप्शन चेक की, क्वांटिटी इन यूज्ड। एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प आइडेंटिफाई एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इवेंट, अमाउंट, रेशो, ट्रेंड दैट मे इंडिकेट मैटर दैट हैव ऑडिट इंप्लीकेशन। जैसे एग्जाम्पल कई बार लिया है मैंने,
जीपी रेशो का। जीपी रेशो में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन है तो ये क्या इंडिकेट करता है? सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन जीपी रेशो क्या इंडिकेट कर रहा है? चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इन ट्रेडिंग आइटम्स। ट्रेडिंग आइटम्स में मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस, जरूरी नहीं है कि मिस स्टेटमेंट हो। एनी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप दैट आर आइडेंटिफाइड may help the auditor in identifying the risk, especially due to fraud. Risk due to fraud. So, analytical procedures are the category of the procedure जहां पर auditor through the trend analysis, ratio analysis, comparison of financial and non-financial item will be able to identify unusual relationships or some inconsistency or the information with which he was unaware of, and such information assists the auditor to provide a basis for designing and implementing appropriate responses to the assessed risk. इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन मिलेगा, इंक्वायरीज पर था। आरटीपी नवंबर 20। Analytical procedures performed as RAP may identify the aspects of the entity of which auditor was unaware. It helped the auditor in assessing ROMM so as to provide a basis for designing and implementing the response to assessed risk. Explain. तो यही सेम आंसर इसका आएगा जो अभी हमने कवर किया है। इसकी नोटिंग मैं आपको दे रहा हूं, याद करके ये चारों पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट, तीसरा कंपोनेंट क्या है आरएपी का? तीसरा कंपोनेंट है आरएपी का ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन, टू व्यू समथिंग, ऑब्जर्व करना किसी चीज को। जैसे एक प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, आपने जाया, आप उस प्लांट में गए और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हाउ द प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज ऑब्जर्वेशन। टू विजुअलाइज, विजुअलाइज तो खैर हो गया कि हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक। टू सी समथिंग, किसी चीज को देखना, एक्चुअल देखना, ठीक, कि हाउ द एक्टिविटी इज बीइंग कैरिड आउट। इंस्पेक्शन, examination of records. Observation and inspection support the inquiries and may provide the information about the entity and its environment. Observation or inspection of the following example है बिजनेस ऑपरेशंस की ऑब्जर्वेशंस, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स की इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट लाइक क्वार्टरली मैनेजमेंट रिपोर्ट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टीसीडब्ल्यूजी की मिनट्स, एंटिटी प्रीमाइसिस एंड प्लांट फैसिलिटीज may be inspected. Entities operations need to be observed. Documents needs to be inspected. Reports may be inspected. Inspection क्या है? Examination of record. और वैसे ये जितने भी वर्ड है ना, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये सारे जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आएगा ऑडिट एविडेंस का, उसके अंदर ये सारे प्रोसीजर्स डिटेल में आएंगे। ये रहे मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, चैप्टर 4 में इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरी। तो अभी के लिए तो आप सिर्फ आरएपी के अंदर किस तरीके से ये तीनों मेन प्रोसेस, मेन प्रोसीजरल एक्टिविटी काम करती है, उसकी हमने चर्चा
जुलाई 21 में ये क्वेश्चन आया था। CAL is in the process of finalizing the risk assessment procedures of Effluent Limited, which includes observation and inspection that may support inquiries and other. एग्जाम्पल्स दीजिए कुछ ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन के। ऑडिटर में इंस्पेक्ट और ऑब्जर्व एंटिटी ऑपरेशन, में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल, may inspect reports prepared by management and TCWG, may inspect entity premises and plant facilities. कंप्लीट। तो इसके साथ हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स का जो पहला पार्ट है दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ये होता है कंप्लीट। तो अब आपको करना क्या है इसके अंदर, थोड़ी सी तो मैंने आपको दी है नोटिंग होमवर्क के लिए, प्लस अब आपको करने हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन ज्यादा है इसके, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा इसकी डिस्कशन कर लेता हूं क्वेश्चन की। बस यही टॉपिक है जो आपके होमवर्क का पार्ट रहेगा, ऑडिट रिस्क। संडे को टेस्ट भी है। कौन कौन से चैप्टर्स का? संडे का टेस्ट कौन कौन से चैप्टर का है? 1, 2 एंड 11 का। 1, 2 एंड 11 का। चलो ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस ऑफ ऑडिट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 1, XYZ Limited is engaged in the business and running several stores dealing in variety of items like ready-made garments for all season, shoes, gift item, watches, etc. एक रिटेल स्टोर है। There are security tags on each and every item. सिक्योरिटी टैग्स लगे हुए हैं हर आइटम पर। इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को फिजिकली वेरीफाई किया जाता है मंथली बेसिस पर। डिस्कस इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। तो यहां पर हमारा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चलेगा कि ऐसे रिटेल स्टोर्स के अंदर किस तरह के इनहेरेंट रिस्क हो सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस क्या अपने आप में एक इनहेरेंट रिस्क है? यहां पर नेचर ऑफ बिजनेस, आपके स्टोर में रेडीमेड गारमेंट्स हैं जो पर्सनल यूज की चीजें हैं, शूज हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, वॉचेस हैं, इस तरह की आइटम है जो एक पर्सन के पर्सनल यूज की चीजें हैं। तो क्या इनकी चोरी एम्प्लॉइज के द्वारा एक इनहेरेंट रिस्क है? बिकॉज items may have been misappropriated by the employees, therefore risk arise that inventory records may be inaccurate. फिर आगे कहा गया सिक्योरिटी टैक्स लगे हुए हैं ईच एंड एवरी आइटम पर। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को फिजिकली वेरीफाई भी किया जाता है मंथली बेसिस पर। तो कंट्रोल तो है, लेकिन वो कितने इफेक्टिव हैं? क्या एम्प्लॉइज इन कंट्रोल्स को ब्रेक कर सकते हैं, हेराफेरी कर सकते हैं? तो वो आएगा कंट्रोल रिस्क। देयर इज ए सिक्योरिटी टैक्स, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर फिजिकली वेरीफाइड,
Despite various controls being implemented, still collusion among employees may be there, and risk to auditor would again be कि inventory records would be inaccurate. Inventory का रिकॉर्ड inaccurate हो सकता है। नंबर 3, तीसरा रिस्क डिटेक्शन रिस्क। ये तो ऑडिटर के प्रोसीजर्स की इनइफेक्टिवनेस है। Auditor check the efficiency and effectiveness of various control system by observing, inspection, inquiry, etc. Auditor employs sampling techniques to check few transactions. Despite all these procedures, auditor may not detect the item that have been stolen or misappropriated. तो देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इस तरह का, ये तो कॉन्सेप्ट के बाहर एक विजुअलाइजेशन के बेसिस पर है। दैट्स वाई हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि जब भी आप एक टॉपिक करें तो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ जरूर करिएगा, बिकॉज जब एनालिटिकल बेसिस के ऊपर या केस स्टडी बेस के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारी विजुअलाइजेशन, हमारी एबिलिटी टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ओवर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, वो असेस की जाती है। Second question. A partnership firm of chartered accountant HT and Associates was appointed to audit the books of account of Wind and Ice Limited for the financial year. एक सेकेंड, ऑडियो इशू में तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया था और शायद वो दोबारा भी आ सकता है। हाँ ठीक है, तो मेरे पास मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत कम चांसेस है, बट स्टिल चांसेस आर देयर, स्टिल चांसेस आर देयर। और ये स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन है, तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ ही जाएंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। A partnership firm of chartered accountant was appointed to audit the books of account of Wind and Ice Limited for financial year 23-24. There was a risk that HT and Associates would give an inappropriate audit opinion if the financial statements of Wind and Ice Limited are materially misstated. बताइए ये कौन सा रिस्क है? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। दिस इज नोन एज risk that financial statements are materially misstated, risk of expressing inappropriate audit opinion. This is audit risk. Next, wear and tear is a startup engaged in providing holistic solutions to problems of paddy stubble burning, mainly catering to needs of farmers of northwestern India. Due to importance given by the government to this issue, companies entered in the market in past few years. Many of these companies have not been successful and have gone bust. एक स्टार्टअप है जो होलिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा पैडी स्टबल बर्निंग की। काफी सारी कंपनीज पास्ट फ्यू इयर्स में इस बिजनेस में एंटर्ड हुई लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। एज एन ऑडिटर क्या आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये नेचर ऑफ बिजनेस है जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक चैलेंज होगा। कंट्रोल की बात तो हो ही नहीं रही। नेचर ऑफ बिजनेस इटसेल्फ इज ए
रिस्की एस्पेक्ट हियर, नेचर ऑफ बिजनेस। ये कंपनी भी तो फेल हो सकती है, इस कंपनी के ऊपर भी तो प्रेशर होंगे अपने प्रॉफिट टारगेट्स को अचीव करने के, अपने रेवेन्यू को अर्न करने के, सो दैट एक्सपेंडिचर्स कैन बी मेट। तो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कौन सा रिस्क है? तीन तरह के रिस्क होते हैं, इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन। इनहेरेंट रिस्क है रिस्क यदि कंट्रोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, यदि कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स। तो यदि मैं बात कर रहा हूं नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की, तो ये किस कैटेगरी का रिस्क बनेगा? इनहेरेंट रिस्क। एक बिजनेस का अपना इनहेरेंट रिस्क है ये ऑफ इट्स फेलियर। नेक्स्ट, अ कंपनी devised a control that its inventory of perishable goods is stored in appropriate condition in a controlled environment to prevent any damages to the inventory. Responsibility दो persons पर है to monitor the environment using sensors and to report on deviations. कंपनी ने कंट्रोल लगा रखा है, इन्वेंट्री को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर करना है ताकि इन्वेंट्री के डैमेजेस को प्रिवेंट किया जा सके। जिम्मेदारी दो पर्सन के कंधों पर डाली गई। बताइए, एज ए ऑडिटर किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है? कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, बट यदि कंट्रोल इनइफेक्टिव हुआ तो, यदि कंट्रोल इनइफेक्टिव हुआ तो इस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस रिस्क को क्या नाम दिया जाता है? कंट्रोल रिस्क का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट, श्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गार्लिक ब्रेड। Auditor of the company planned audit procedure in respect of recognition of revenue of the company. Despite there is a possibility some misstatements are not identified by audit procedure. Audit procedure fails to identify a misstatement. Audit procedure fails to identify a misstatement. कौन सा रिस्क हुआ? ये तो ऑडिटर की गलती हुई। ऑडिटर की गलती भी क्या कहें, ऑडिट की नेचर है ये। तो ये कौन सा रिस्क है? दैट इज डिटेक्शन रिस्क। दिस रिस्क इज डिटेक्शन रिस्क। नेक्स्ट वन, जोजो लिमिटेड इज प्लानिंग टू लिस्ट ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट ईयर. As an auditor, identify any one reason of increased audit risk due to listing of the company next year. कंपनी को नेक्स्ट ईयर लिस्टिंग करानी है। यदि कंपनी चाहती है कि लिस्टिंग सक्सेसफुल रहे, तो क्या लिस्टिंग के टाइम पर उनको प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा? उस प्रोस्पेक्टस में करंट ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल डेटा अच्छा होगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, फाइनेंशियल रेशियोज अच्छी होगी, तो ही कस्टमर, तो ही इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। तो क्या कंपनी के ऊपर एक प्रेशर है to maintain the earning target so that financials can be improved? Based on this, investors can be attracted. बताइए, क्या एक प्रेशर है मैनेजमेंट के ऊपर टू कमिट फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को विंडो ड्रेस करना, मैनिपुलेट करना, टारगेट अचीव नहीं भी हुए तब भी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को दिखाना, सो दैट इन्वेस्टर्स कैन बी अट्रैक्टेड एंड जो अगले साल लिस्टिंग होनी है उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। देयर इज ए प्रेशर ओवर द मैनेजमेंट, और ये प्रेशर इट मे कॉज फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देयर इज ए
greater chances of misstatements in the financial statements due to planned listing next year. There could be a possibility of intentional manipulation of the financial statements so that good response is received to the proposed issue. And hence, there is increased audit risk. Next question. On perusing the financial statement of JoJo Limited, it is observed by the auditor current ratio improved from 1.2 to 1.75. आइडेंटिफाई ऑडिटर ने कौन सा RAP परफॉर्म किया है? कर सकते हो रेशो का कंपैरिजन। RAP में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक इंक्वायरी, एक इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन और तीसरा एनालिटिकल प्रोसीजर। रेशो की कैलकुलेशन करके उसका कंपैरिजन करना, दैट इज द पार्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। So auditor is performing the analytical procedure जिसमें उसने करंट रेशियोज की कंपैरिजन किया है, लास्ट ईयर क्या थी और करंट ईयर में क्या है। क्या इसका करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर में लिस्टिंग जो होनी है उससे कोई रिलेशन है? ऑफ कोर्स। एक तो आपकी करंट रेशियो में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, दैट माइट इंडिकेट अ मिस स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाना चाह रहे हैं आप, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके शेयर्स की लिस्टिंग होनी है। उस लिस्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए दैट मे बी द केस इंक्रीज्ड ऑडिट रिस्क। और जो प्रोसीजर परफॉर्म किया गया बाय द ऑडिटर, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। डिस्कस हाउ एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी यूजफुल टू एन ऑडिटर एज RAP। ये तो आज किया ही है। इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशंस। ROMM के 2 कंपोनेंट हैं, बिल्कुल। कौन कौन से? एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के ऊपर, नहीं, ROMM 2 कंपोनेंट, एक इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंट्रोल रिस्क। एक्सप्लेन क्लियरली डिफाइनिंग ROMM। ROMM का मीनिंग बताना है। रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। 2 मेन कंपोनेंट, एक इनहेरेंट रिस्क और एक कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क जब एज्यूम किया जाता है दैट रिलेटेड कंट्रोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। कंट्रोल रिस्क जो इंटरनल कंट्रोल है, they will not be able to prevent, detect and correct the material misstatements on a timely basis. Next question. Standards do not ordinarily refer to inherent and control risk separately. Yes, दोनों risk control से related है, which is area of domain of management, and hence auditor is required to identify and assess inherent and control risk as a combined risk known as ROMM. Discuss what is included in RAP. अरे भाई साहब कितनी बार बता दिया, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशन। असेसमेंट ऑफ रिस्क इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। यस, ऑडिटर डिसाइड करेगा बेस्ड अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट रिस्क में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी? ऑडिट रिस्क ऑडिटिंग से रिलेटेड है। बिजनेस के रिस्क लाइक लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी, एनी अदर इवेंट अराइजिंग इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं होता, क्योंकि ये बिजनेस के रिस्क हैं। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। एस से इनहेरेंट कंट्रोल को अलग अलग नहीं बताते, पता है, ROMM की तरह से बताते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10।
ROMM फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल ये कर चुके हम आज ही। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ये तो डिस्कस कर लिया, इंक्वायरी भी डिस्कस कर ली, एनालिटिकल प्रोसीजर भी डिस्कस कर लिए, ऑब्जर्वेशन भी डिस्कस कर लिया, नॉर्मल ऑडिट रिस्क। लीजिए क्वेश्चंस भी ऑडिट रिस्क के हमारे सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो अब आपका क्या काम है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसका टेस्ट तो अभी नहीं है, टेस्ट तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 11 का है, बट रिवाइज अच्छे से करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एसए 320। अच्छा एक चीज और, मंडे का आप लोगों का ऑफ है, 25 ऑफ दिसंबर मंडे आप लोगों का ऑफ है। विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। ठीक, तो क्रिसमस की छुट्टी रहेगी, एंजॉय करिएगा, घूमिएगा फिरिएगा। तो लेकिन एक छोटा सा होमवर्क और दे रहा हूं, और वो क्या, 3 छुट्टियां तो ज्यादा हो गई ना, सैटरडे संडे मंडे। एक बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड है एसए 320, उसकी क्लास मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो जरूर देख लीजिएगा। 3 दिन है, सैटरडे संडे मंडे। हाँ नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी, लेकिन 3 दिन है आपके पास। मुझे तो कहीं जाना है, ठीक, आपको थोड़ी कहीं घूमने जाना है, तो मुझे तो कहीं जाना है। मेरे बेटे के पेपर खत्म हुए हैं, वो पीछे पड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे तो जाना पड़ेगा, जरूरी है, मेरी तो फैमिली ऑब्लिगेशन है। ठीक, आप भी थोड़ा सा घूम फिर आइएगा, बट एक क्लास जरूर अट कर लीजिएगा एसए 320 की। और संडे का टेस्ट है जो जरूरी है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 11। वो टेस्ट मैं आप लोगों के साथ संडे को ही शेयर करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपलोड हो जाएगी अभी। तो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।